अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। आज हम आपके पास ला रहे हैं केमिस्ट्री पार्ट 2 के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि पास पेपर भी हैं और उसके साथ साथ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी हैं नम्स के लिए भी और यूएचएस के लिए भी। और छोटी सी इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूं कि जो आज आपके साथ टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं ये हैं केमिस्ट्री पार्ट 2 एफएससी प्री मेडिकल सेकेंड ईयर के लिए। जो पार्ट 1 है एफएससी प्री मेडिकल पार्ट 1 के एमसीक्यूज़ है उसके लिए इसी चैनल पे एजुकेशन एंड हैप्पीनेस की प्रीवियस वीडियो पे क्लिक करें। उस पे आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियो के सारा डाटा वहाँ से आप लोग ले सकते हो कि पार्ट 1 के केमिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो नम्स और यूएचएस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जो आज हम आपके साथ ला रहे हैं ये है पार्ट 2 केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, और थोड़ा सा एक छोटा सा नोट बता दूं कि ये जो टॉपिक आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये ना सिर्फ नम सी बल्कि उसके साथ साथ यूएचएस, ईटा, लम, सिंध, एफएमडीसी, एजे के जितने भी एंट्री टेस्ट हैं पाकिस्तान में उन सब के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट के लिए ये जो आज के जो टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री पार्ट 2 के ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों के इनकमिंग अपकमिंग जो भी एंट्री टेस्ट है उसके लिए बहुत ये ऑन द हिट लिस्ट है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आपको फिर थोड़ी सी दो इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा। पहले ये है कि जो स्लाइड्स हैं इनके ऊपर इतनी एक्सप्लेनेशंस नहीं होगी। जो आपको ऑडियो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है इसको आप लोगों ने केयरफुली ध्यान से सुनना है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस आपको मैं दूंगा तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है और हर बात को केयरफुली ध्यान से सुनना है। और इसके अलावा सेकेंड पॉइंट ये है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको शेयर करें अपने उन सब फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पे शेयर करें उनके साथ, फेसबुक पे शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके उन बच्चों की जो नाम से यूएचएस में अपीयर हो रहे हैं। और कोई भी क्वेश्चन हुआ इस वीडियो से रिगार्डिंग आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी नम से एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन टीम 24 और एक्टिव है आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटल को चेक कर लें। कह रहा है केमिस्ट्री पार्ट 2 नाम से आर्मी मेडिकल कॉलेज केमिस्ट्री 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस एमसीक्यूज नीचे लिख रहा हुआ पास पेपर स्लैश इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एंट्री टेस्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पास पेपर के भी टॉपिक्स हैं ये, उसके साथ साथ जो आपके अपकमिंग एंट्री टेस्ट हैं उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है। तो शुरू करें। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि केमिस्ट्री के कितने एमसीक्यूज होते हैं और क्या क्या सारा सीन क्या है सारा। तो सीन कुछ यूँ है कि नम्स यूएचएस के जो पैटर्न होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम होता है, यानी कि दोनों में 200 एमसीक्यूज होते हैं टोटल। और जिसमें से केमिस्ट्री के जो नंबर्स होते हैं ना वो 60 होते हैं। ठीक है, यानी कि 60 एमसीक्यूज आपके पास होते हैं। हर एमसीक्यू जो होता है वो एक नंबर का होता है। और थोड़ी सी बात नम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये बात है वो ये बता दूँ, नम्स स्टूडेंट्स के लिए जो नम्स टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं उनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि नम्स के टेस्ट में ना आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। और नम्स के अंदर आप लोगों से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। तो जब आपके पास कैलकुलेटर नहीं है यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल पोर्शन विदाउट द कैलकुलेटर विद एन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो उसके लिए आप लोग हमारी जो प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल पोर्शन विदाउट नीड ऑफ एनी कैलकुलेटर एंड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि नम्स के अंदर या यूएचएस में जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है उसको एक कम टाइम के अंदर और एक एग्जैक्ट सोल्यूशन विदाउट कैलकुलेटर आप लोग कैसे मालूम कर सकते हो। तो नम्स यूएचएस के टोटल एमसीक्यूज 200 है। नीचे कह रहा है केमिस्ट्री के 60 एमसीक्यूज से बाद में कह रहा है नम्स एंट्री टेस्ट। नम्स एंट्री टेस्ट इज दी फर्स्ट स्टेप ऑफ एडमिशन। ये वही बात है जो आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताई गई थी कि नम्स टेस्ट के थ्रू आप नम्स और उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस जितने भी सारे सीएमएच हैं। अच्छा गाइस, आप लोगों को एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, अगर आप लोग बीडीएस करना चाहते हो, अगर आपका बीडीएस का इंटरेस्ट है तो सीएमएच लाहौर इज मोस्ट बेस्ट वन। और अगर आपने एमबीबीएस करना है तो उसके लिए आप एएम कॉलेज सबसे बेस्ट है, रावलपिंडी वाला। This entry test is compulsory for public and private sector medical colleges affiliated with the National University of Medical Sciences and is conducts this टेस्ट एवरी ईयर। और कह रहा है कि जो नम्स का जो टेस्ट है ना, टेस्ट का नाम तो नम्स है लेकिन ये है एएम कॉलेज के लिए। और इस नम्स टेस्ट को नम्स खुद कंडक्ट नहीं करवाती, इसको कंडक्ट करवाते हैं थ्रू एनटीएस। एनटीएस एक अदारा है नेशनल टेस्टिंग सर्विस का जो टेस्ट कंडक्ट करवाता है सिर्फ, लेकिन उसको पैटर्न और सिलेबस वगैरह वो नम्स से फॉरवर्ड करता है। और जो पैटर्न और सिलेबस है वो ऑलमोस्ट वही है जो नम्स एमडी कैट बुक 2020 वाली है और नम्स ऑनलाइन ट्यूशन जो क्लासेस है जिसमें हम लोग उनको स्टूडेंट्स को वो सिलेबस वो टॉपिक्स करवाते हैं जो नम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नम्स बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, नम्स ऑनलाइन ट्यूशन जो है उसके लिए रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आप लोग 0305413906 पे रब्ता कर सकते हैं। फिर रिपीट कर देता हूँ, 0305413906 पे रब्ता करके आप लोग रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस के लिए। और अपना जो नम्स एमडी कैट बुक आप लोग लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं।
चलिए चलते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। दूसरी स्लाइड में अगर आप फोकस करो तो मैंने डिफरेंट डिग्रीज मेंशन कर दी हैं जो नम्स और उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस स्पॉन्सर करते हैं। सबसे पहले नम्स यूएचएस एमडी के 2020 जो है एमबीपीएस बीडीएस तो एएम कॉलेज भी देता है, आर्मी मेडिकल कॉलेज। ये जो एमएलटी है सीपीए ये भी नम्स के अंदर है, लेकिन डीपीटी नम्स में नहीं है। डीपीटी आपको एएमसी रावलपिंडी से नहीं, लेकिन आप इसको सीएमएच लाहौर से कर सकते हो, ठीक है। और बीएस नर्सिंग सर्विस है, ये नम्स में नहीं, नम्स के साथ एक और एफिलिएटेड इदारा जिसका नाम है एएफएनएस, दैट इज़ आल्सो अंडर आर्मी। और एएफएनएस स्टैंड फॉर आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस। वो लोग बीएनएस करवाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी सारी तैयारी और प्रिपरेशन और इन्फॉर्मेशन हम अपने नम्स ऑनलाइन ट्यूशन स्टूडेंट्स को देते हैं। तो ये भी 4 साल का कोर्स होता है, इसमें भी आपको आर्मी ऑफिसर्स का रैंक दिया जाता है और सारी सहूलियतें दी जाती हैं। चलें, ये तो था सारा इंट्रोडक्शन था। फिर भी कोई क्वेश्चन होता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके बारे में बताएं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री के सेकेंड ईयर के टॉपिक्स की तरफ, जो नम्स यूएचएस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के लिए भी और पास पेपर भी है। और सबसे पहला टॉपिक वो हमारे पास आ रहा है, दैट इज़ एस बी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस बी ब्लॉक का मतलब क्या है, यानी कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है उसमें डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं और वो क्लासीफाई किए जाते हैं एस पी डी एफ की क्लासिफिकेशन से। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ना, हमने उनको स्टडी करना है। तो एस ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं ना हमारे पास, वो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 के से बिलोंग करते हैं। और जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं हम इनको अल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं, और जो ग्रुप 2 के होते हैं हम उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है कि ग्रुप 1 आर द अल्कलाइन मेटल्स विच हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनकी शेल होती है इसमें जस्ट एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज होती है वो काफ़ी लो होती है, ठीक है, विच मेक देम वेरी रिएक्टिव। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जिस एलिमेंट की जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसका मतलब ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, यानी कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी कम है, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। इस चीज़ को लिख लें, ये एमसीक्यूज़ पेपर में आ सकता है और आया भी हुआ है। उसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ के ऐसे पहले ग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन पे फोकस करें तो कह रहा है ग्रुप 2 इज अल्कलाई अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विच हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अल्कलाई ग्रुप 1 वाले जो उनसे अल्कलाई मेटल उसका एक इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंशियल में। जो ग्रुप 2 होता है, ठीक है, इसके पास हमारे पास जो सा होता है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा था एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1 एंड द ग्रुप 2 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। द टू टाइप्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट्स विथ 1 इलेक्ट्रॉन S1 और द एलिमेंट्स विथ 2 इलेक्ट्रॉन S2 इन दिस सब शेल्स। तो ये जस्ट उन्होंने क्लासिफिकेशन शॉर्ट सी बताई हुई है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कि उनके किस तरह से शेल्स के मुताबिक क्लासिफिकेशन है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बताने के बाद अब सेकंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो होता है हमारे पास कि हैलोजेंस क्या होते हैं। तो आज मैं आपके सामने हैलोजेंस की कुछ एग्जांपल्स, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा, तो आप लोगों ने केयरफुली ध्यान से सुनते जाना। ये ना वीडियो आप थोड़ी सी देख के स्किप कर दो तो इससे आप लोगों को नुकसान हो सकता है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, हर ऑडियो एक्सप्लेनेशन को आप लोग केयरफुली सुनने और जो जो लिखा हुआ है उसको आप लोग अपने पास लिखते जाया करें। हेलोजेंस की अगर हम बात करें तो कहते हैं हेलोजन डिस्प्ले द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज टिपिकल ऑफ द नॉन मेटल्स, दे हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अच्छा, जो हेलोजेंस होते हैं ना ये नॉन मेटल्स होते हैं, और आप लोगों को एक बात याद रखनी है जो पेपर में क्वेश्चन आता होता है कि नॉन मेटेलिक्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट या लो मेल्टिंग पॉइंट। तो अब याद रखिएगा, जो चीज़ जिसका जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उतना ज़्यादा मेटालिक होता है। अब हैलोजन जो उनसे हैं ये नॉन मेटालिक है, तो जब नॉन मेटालिक है तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी तो कम होगा ना। तो इसलिए इसका जो हैलोजेंस होते हैं, एक तो ये नॉन मेटालिक होते हैं, दूसरा इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इस चीज़ का आप लोग लिख लें। और एक और इसके बारे में आप बात ये भी कह सकते हैं, ये नॉन कंडक्टिव होती है, यानी कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास नहीं कर सकती। दैट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली डाउन द। उसके बाद वो कह रहे हैं नियर रूम टेम्परेचर द हैलोजेंस स्पैन ऑल ओवर द फिजिकल स्टेट, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर द गैसेस ब्रोमीन। अच्छा, इसमें हैलोजेंस के थोड़ी सी जो ऊपर मैंने बातें बताई हैं मैं फिर समराइज़ कर देता हूँ। एक तो ये क्या है, ये नॉन मेटालिक होते हैं, ठीक है, और दूसरे नंबर पे इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और तीसरा है जो इसके ऊपर लिखा होने वाला, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन। जो फ्लोरीन क्लोरीन है ना वो गैस के फॉर्म में होते हैं हमेशा। ब्रोमीन जो सा होता है वो पानी की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में होता है। और जो आयोडीन होता है ना वो हमेशा सख्त होता है, सॉलिड की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इनकी पहचान ये होती है कि जो इनके नाम के एंड पे ना हमेशा आई एन ई आता है, ठीक है। तो इसकी पहचान आप लोग याद रखें ताकि आपको पता चल जाए लाइफ में कौन से हेलोजेंस होते हैं। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके एंड पे आई एन ई आ रहा है, इट मीन्स कि वो हेलोजेंस है।
और इसके अलावा अगर सेकंड पैराग्राफ में करोगे तो कह रहा है कि हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव, दे कैन बी हार्मफुल टू और लिथल टू। अच्छा, यहाँ पे हाईली रिएक्टिव से मुराद ये है कि ये हमारी बॉडीज़ के लिए या किसी ऐसे चीज़ के लिए काफ़ी डेंजरस भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो समहाउ एलर्जिकल होती हैं, एलर्जी क्रिएट कर सकती हैं आपके अंदर, ठीक है। तो कह रहा है हार्मफुल, ख़तरनाक होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा कह रहा है कि इसकी रिएक्टिविटी जो है ना वो हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हेलोजेंस कैन गेन इलेक्ट्रॉन बाय रिएक्टिंग विद एटम्स और ऑफ अदर एलिमेंट, फ्लोरीन इज वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। अच्छा गैस, शुरू में मैंने आपको हेलोजेंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कम होता है, फिर इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटीज़ है वो कम होती है। लेकिन इस सेकंड पैराग्राफ में वो कुछ रिएक्टिविटी है कह रहा है कि वो इंक्रीज़ होती है। ये जो रिएक्टिविटी केमिकल रिएक्टिविटी नहीं है, ये वो रिएक्टिविटी है जिससे आपकी बॉडीज़ को, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुँच सकता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन आपकी बॉडीज़ के लिए बहुत खतरनाक होता है, हार्मफुल होता है, कि वो बहुत ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है। और ये समहाउ थोड़ा सा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से भी काफ़ी खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हैलोजेंस के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह बताया है मैंने। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको नोबल गैसेस के बारे में बताता हूँ। वैसे नोबल गैसेस के बारे में मैंने आप लोगों को जो पिछली वीडियोस में जिसमें मैंने कहा था कि नम्स के पास पेपर है उसमें भी एक्सप्लेन किया था कि नोबल गैसेस जो होते हैं वो मजेस्टिक होती हैं। मजेस्टिक का मतलब ये होता है कि वो जो होता है ना वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, और इसीलिए इसी वजह से उनका जो दूसरा नाम है ना वो इनर्ट गैसेस होती है। और इनर्ट गैसेस वो ऐसी गैसेस होती हैं जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो आप लोग याद रखिएगा कि नोबल गैसेस आर आल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस बिकॉज दे आर मैजेस्टिक और दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट्स। तो ये था नोबल गैसेस। लेकिन नोबल गैसेस के रिएक्टिविटी के बारे में अगर मैं पहला पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करूँ तो कह रहा है नोबल गैसेस आर द केमिकल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप 8, ठीक है। नोबल गैसेज जो होता है वो ग्रुप 8 में मौजूद होती है, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहा है दे आर द मोस्ट स्टेबल ड्यू टू हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इनकी जो आउटर शेल्स होती है ना वो फिल होती है। और एक बात याद रखिएगा, जिसकी आउटर शेल फिल नहीं होती वो अनस्टेबल होती है, और जिसकी आउटर शेल फिल्ड होती है कम्प्लीटली वो हमेशा स्टेबल होती है। तो अब याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यू से आ सकता है और दूसरा ये भी आ सकता है कि नोबल गैसेज आर स्टेबल और अनस्टेबल। तो आपने कहना है ये स्टेबल होती हैं, क्यों? क्योंकि इनकी जो आउटर शेल्स होती है वो हमेशा फुली फिल्ड होती है। और इसके अलावा कह रहे हैं दे आर द मोस्ट स्टेबल ड्यू टू हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दे रियली रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। रियली मतलब पता है कि बहुत कम रिएक्ट करते हैं। क्यों रिएक्ट करते हैं? देखिए गाइस, एक याद रखिएगा मेरी बात, मैं दो चीज़ें बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इनर्ट गैसेस इसलिए कहलाती हैं क्योंकि ये मजेस्टिक होती हैं। दूसरा ये आपने कहना है कि ये बहुत लेस रिएक्टिव होती हैं, यानी कि ये दूसरी चीज़ों के साथ, दूसरे एटम्स या एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनकी जो आउटर शेल्स होती है वो फिल होती है। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है? इससे हमें ये बात पता चलती है कि हर कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी आउटर शेल फिल नहीं होती, या जो ऐसा एलिमेंट जो अनस्टेबल है, वो हाईली रिएक्टिव है। और जिसकी शेल फिल होती है, जो फुल स्टेबल होता है, वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो देखें, हर चीज़ ना दूसरी चीज़ से रिलेट कर रही है। स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल का मतलब है फुल कंप्लीट शेल है, यानी कि वो लेस रिएक्टिव है। अनस्टेबल है यानी कि उसकी शेल कंप्लीट नहीं है, वो मोर रिएक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। इसलिए अगर आपको समझ में, अगर आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन डिफिकल्ट लग रही है तो आप कोशिश करें मेरी वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है नोबल गैसेस के बारे में। नोबल गैसेस का अगर आप सेकंड पैराग्राफ फोकस करो तो कह रहा है कि ऑल नोबल गैसेस हैव फुल एस एंड पी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हमें पता है कि इनकी जो आउटर शेल होती है उनके अंदर फुल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी एस और पी शेल उनकी कंप्लीट होती है, ठीक है। केमिकल कम देर हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड ऑलमोस्ट जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सप्लेन देर। अच्छा गाइस, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है जब आपने टेंडेंसी, आपको कोशिश करते हो किसी भी एटम या इलेक्ट्रॉन या एलिमेंट में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करने की, तो उस चीज़ को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो जब जो नोबल गैसेस है उनकी ऑलरेडी आउटर शेल जो है वो फिल है, तो उनको तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ज़रूरत नहीं है, तो उनकी जो जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ठीक है। और इसी वजह से वो नॉन रिएक्टिविटी। तो ये थोड़े से पॉइंट आपने याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट है मैं फिर बता रहा हूँ? जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मजेस्टिक, इनर्ट, लेस रिएक्टिव और हाईली स्टेबल। तो ये 5 पॉइंट मैंने आप लोगों को नोबल गैसेस के बारे में बताया। इनमें से कोई भी पॉइंट पेपर में कंफर्म है कि वो एमसीक्यू से आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग केयरफुली बार बार देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। इसके बाद नोबल गैसेस के बाद जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो हमारे पास आ रहा है कि कार्बोक्सिल एसिड्स क्या होता है, ठीक है। कार्बोक्सिल एसिड एक टॉपिक है जो हाइड्रोकार्बन में से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। और हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है,
इसके लिए अगर आप हमारी दूसरी या तीसरी प्रीवियस वीडियो देखें जिसमें हम लोगों ने कहा था टॉप जिसका टाइटल यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं और उनके जो टाइप्स हैं, एरोमेटिक हो गया, अरेल ग्रुप्स, अल्काइल, ये सब कुछ हमने अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर अप किया हुआ है। फिर भी एक टॉपिक है कार्बोक्सिल एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, तो आज हम आपके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन शेयर करते हैं, तो आप लोगों ने ध्यान से केयरफुली इसको सुनना है। इसमें कहता है कि जो नोबल गैसेस होते हैं, ऑल नोबल गैसेस हैव अ फुल S&P इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कार्बोक्सिल एसिड के अंदर थोड़ा सा ये नोबल गैसेस का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, लेकिन अगर आप इसका सेकंड पैराग्राफ फोकस करो तो सेकंड पैराग्राफ के अंदर वो हमें ये बता रहा है कार्बोक्सिल एसिड जो उनसे होते हैं हमारे पास, ये जो है ना, एंड द डेरिवेटिव्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स। मैंने आप लोगों को कार्बोक्सिल एसिड के बारे में जस्ट थोड़ा सा यूजेस बताने हैं, ठीक है। कार्बोक्सिल एसिड जो हम लोग बनाते हैं, जो एसिड्स होते हैं, जो कार्बोक्सिल्स होते हैं, इनका इस्तेमाल क्या है? इनका इस्तेमाल ये है कि कार्बोक्सिल एसिड्स एंड द डेरिवेटिव्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो आप लोग प्लास्टिक पाइप्स, चेयर्स, बर्तन, इन चीज़ों के लिए बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो पॉलीमर्स होते हैं वो इन्हीं कार्बोक्सिल एसिड से बनते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है, हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोटिंग्स क्या होता है? कोटिंग्स जो होता है, हम लोग पेंट से पहले हम लोग कोटिंग करते हैं ताकि जो आयरन होता है उसको जंग से बचाए, तो वो भी कार्बोक्सिल एसिड्स होते हैं। इसी तरह एडहेसिव्स होते हैं, फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसमें कार्बोक्सिल एसिड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये कार्बोक्सिल एसिड के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिल एसिड एक इंपॉर्टेंट एसिड यूज़ होता है। तो आप लोगों ने इसके यूजेस, उसकी डेफिनेशन ज़रूर करनी है। और इसके अलावा कह रहा है ये सॉल्वेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फूड एडिटिव्स के लिए, एंटी माइक्रोबियल्स और डिफरेंट फ्लेवर्स वगैरह ऐड करने के लिए भी आप लोग कार्बोक्सिल एसिड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थोड़े से मैंने आप लोगों को कार्बोक्सिल एसिड के यूजेस बताए हैं, तो आप लोगों ने यूजेस करने हैं, क्योंकि यूजेस समटाइम्स पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कार्बोक्सिल एसिड्स के बारे बताने के बाद मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा कि जो हमारे पास क्रोमेट्स होते हैं और डाइक्रोमेट्स होते हैं, इन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क होता है और ये क्या चीज़ें हैं। तो गाइस पहले अगर मैं आपको क्रोमेट के बारे में बता दूँ, तो कहता है क्रोमेट इज़ एन आयन दैट कंटेन्स वन क्रोमियम एटम। जो क्रोमेट एक ऐसा होता है जिसके अंदर ना जस्ट एक क्रोमियम होता है, और क्रोमियम क्या आप लोगों को याद होगा, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट करवाई थी नम्स ऑनलाइन ट्यूशन स्टूडेंट्स को। तो जो क्रोमियम होता है ना, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा +6 होता है। तो क्रोमेट ऐसा होता है जिसमें एक क्रोमियम आयन आप यूज़ कर रहे होते हो जिसकी ऑक्सीजन स्टेट +6 होती है, और जिसमें बाकी जो 4 होते हैं ना ऑक्सीजन होता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखें, एक आपके पास क्रोमियम है, Cr1 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 4। Cr का चार्ज क्या है? +6। ऑक्सीजन का चार्ज जो है वो हमेशा -2 होता है। तो इस तरह CrO4 इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर द क्रोमेट्स, ठीक है। अब जो क्रोमेट्स हैं और जो डाइक्रोमेट्स हैं, ठीक है, इनका जो सा होता है ना, इनके जो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं एसिड, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, बट ये इनकी जो बेसिक कंडीशंस होती हैं ना वो काफ़ी वीक होती हैं। क्रोमेट्स आर जनरली हाईली येलो। एक चीज़ याद रखिए, जो क्रोमेट्स का जो कलर होता है ना वो हमेशा येलोइश होता है, और जो डाइक्रोमेट्स होते हैं ये हमेशा ऑरेंज होता है। इनकी पहचान अगर आपको कैसे पता, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता था, व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारे पास क्रोमेट्स होता है दे आर ऑलवेज येलोइश, और जो हमारे पास डाइक्रोमेट्स होता है दे आर ऑलवेज रेड या ऑरेंज। और इसके अलावा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बतानी है कि जो क्रोमेट्स कन्वर्जन कोटिंग इज इम्प्लाइड टू इम्पार्ट ब्राइटनेस एंड इम्प्रूव द करोजन रेजिस्टेंस ऑफ द बेयर मेटल्स एंड हैज अ सब्सट्रेट टू प्रोवाइड इम्प्रूव पेंट। जो क्रोमेट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं पेंटिंग्स वगैरह के लिए। आप लोगों ने चेक किया होगा, जो आप लोग जब कोई विंडो या गेट वगैरह बनता है उसके ऊपर पहले एक रेड कलर का कलर किया जाता है। वो जो रेड कलर होता है ना वो बेसिकली डाइक्रोमेट होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो आपके विंडोज़ को या आपके लोहे को जंग वगैरह से बचाता है, करोजन से बचाता है। तो ये क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है कि दे आर यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द आयरन फ्रॉम द करोजन्स, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्रोमेट्स, ठीक है। और उसके अलावा कह रहा है कि इम्प्रूव पेंट्स में भी यूज़ होता है, इट कैन बी यूज एन ऑन एल्यूमिनियम जिंक। अच्छा गाइस, देखें, क्रोमेट डाइक्रोमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर थोड़ी सी समराइज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनना। कहता है क्रोमेट जो सा होता है उसमें एक क्रोमियम होता है जिसकी ऑक्सीजन 6 होती है, बाकी 4 ऑक्सीजन होते हैं, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो -2 होती है। फिर उसने कलर के बारे में बताया कि जो क्रोमेट होता है वो हमेशा येलो होता है, और डाइक्रोमेट जो सा होता है वो हमेशा ऑरेंज होता है। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है, देखें, हम लोग जब अपने घरों में खिड़कियाँ लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, गेट लगाते हैं, हम उस पर पहले पेंट करते हैं। वो जो पेंट होता है ना उसके अंदर क्रोमेट्स डाइक्रोमेट आप यूज़ करते हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि हाँ, वो हमारी चीज़ों को, हमारे लोहे को जंग से, करोजन वगैरह से बचाता है। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी इसको केयरफुली ध्यान से करना है।
क्रोमेट्स से डाइक्रोमेट्स बताने के बाद मैं आपको हाइड्रोजनेशन के बारे में करवाता हूँ। हाइड्रोजनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी, तो आप लोगों ने इसको केयरफुली करना है। हाइड्रोजनेशन शुरू करने से पहले ना मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये पता है कहाँ यूज़ होता है। ये ज़्यादातर यूज़ होता है जहाँ पे हमारी वेजिटेबल घी इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पे ऑयल बन रहा होता है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस वहाँ पे बेसिकली इस्तेमाल होता है। अब इस प्रोसेस के अंदर होता है कि ये मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। और अभी जो आगे जितने भी टॉपिक्स हैं ना, हाइड्रोजनेशन है, फिर हाइड्रेशन इन फूड है, फिर टोलिन है, ये 3-4 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने वीडियो को लीव नहीं करना है, उसको अच्छी तरह केयरफुली सुनते जाइएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मैं दूंगा और आप लोगों ने ध्यान से केयरफुली इसको ऑब्जर्व करना और इसको सुनना भी है। जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जो होता है ना, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होता है दैट अकर्स बिटवीन द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड द अनदर कंपाउंड और एलिमेंट यूजुअली इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। अच्छा, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक हाइड्रोजन और या किसी भी अदर कंपाउंड के दरमियान में होता है और इसमें हमेशा हमेशा कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज़ होता है। अच्छा गाइस, इसमें से एक एमसीक्यू पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज़ द कैटलिस्ट दैट इज़ यूज इन हाइड्रोजनेशन। तो ये 3 कैटलिस्ट हैं जो हमेशा हाइड्रोजनेशन में यूज़ होते हैं, निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम। प्लेटिनम का दूसरा नाम ही प्लेडियम है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि या तो निकल यूज़ हो रहा होगा या प्लेडियम या प्लेटिनम, इन दोनों में से एक कैटलिस्ट हमेशा यूज़ होता है ड्यूरिंग अ हाइड्रोजनेशंस। उसके बाद हमें कह रहा था प्रोसेस इज कॉमनली एम्प्लॉय टू रिड्यूस द और सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, इस प्रोसेस का इस्तेमाल उसने एक बताया हुआ, कह रहा है कि इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो है ना सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सा होता है हम उनको, तो उनका जो प्रोसेसिंग होता है उसके बाद थोड़ा सा रिड्यूस वगैरह कर सकते हैं। तो थोड़ी सी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। मैंने आपको कैटलिस्ट के बारे में बताया, फिर उसके प्रोसेस के बारे में बताया कि इसमें हाइड्रोजन यूज़ होता है, एक साथ एक और कंपाउंड होता है, फिर कैटलिस्ट ये वाला यूज़ होता है। फिर कह रहा है कि ये इस्तेमाल किया जा सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सेचुरेशन रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा यूजेस और थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया। लेकिन अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताने लगा हूँ कि जो हाइड्रोजनेशन होता है ना, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन दैट एड्स हाइड्रोजन टू अ मॉलिक्यूल। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस अगर आप इसके नाम पे गौर करो, कह रहा है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, जिनेशन का मतलब था कोई चीज़ ऐड करना। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी चीज़ में हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हो तो उसको हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो हाइड्रोजनेशन इज़ द केमिकल रिएक्शन दैट एड्स हाइड्रोजन टू अ मॉलिक्यूल। तो वही सेकंड पैराग्राफ में वही बात उसने लिख दिया कि हाइड्रोजनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करते हो, ठीक है। हाइड्रोजन इज़ नॉट थर्मोडायनामिकली फेवरेबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। तो कह रहा है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जो सा होता है ना, इसके लिए आपको एक मखसूस टेम्परेचर चाहिए होता है। ये नहीं है कि आप उसको हर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फेवरेबल टेम्परेचर पर उसको कैरी कर लो, तो इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। एक तो टेम्परेचर के बारे में बताया, दूसरा वो कह रहा है यूजुअली दिस कैटलिस्ट इज मेटल। और जो, अच्छा हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सुनिएगा कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि द कैटलिस्ट दैट इज़ यूज ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन इज मेटल, नॉन मेटल और वट एवर। तो आपने याद रखना कि हाइड्रोजनेशन के अंदर जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो हमेशा मेटालिक यूज़ होता है, तो ये चीज़ लिख लो। और उसके अलावा कह रहा है एग्जांपल्स ऑफ द हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स मार्जराइन, मिनरल टर्पेटाइन एंड एनालाइन, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। मैं समरी कर रहा हूँ। हाइड्रोजनेशन मतलब है जब किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन डालनी है, इसमें हमेशा कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज़ होता है और वो कैटल हमेशा, जो कैटलिस्ट है वो हमेशा मेटालिक होना चाहिए। देखो निकल और जो सा प्लेटिनम है दोनों मेटालिक है। ये कैटलिस्ट, बाकी तीसरा मैंने कहा है ये सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सेचुरेशन रिड्यूस करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलावा आपको मैंने कहा है कि इसमें कैटलिस्ट ज़रूर यूज़ होता है और इसका एक मखसूस टेम्परेचर भी होता है। तो ये थी हाइड्रोजनेशन के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़रूरी जो हमारे फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर भी हाइड्रोजनेशन होती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहता है जब फूड कंपनीज बिगन यूजिंग हाइड्रोजनेटेड ऑयल। मैंने आप लोगों को ये हाइड्रोजनेशन टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोजनेशन जो प्रोसेस है वो ऑयल, घी बनाने वाली इंडस्ट्रीज इसको यूज़ करती हैं, इसको इस्तेमाल करती हैं। तो कह रहा है फूड कंपनीज बिगन यूजिंग हाइड्रोजनेटेड ऑयल टू हेल्प इंक्रीज शेल्फ लाइफ एंड सेव कॉस्ट, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर आप जो ऑयल होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने कुकिंग के लिए, अगर हम उसकी हाइड्रोजनेटेड करते हैं ना, तो वो हमारी हार्ट के लिए, हमारे दिल के लिए वो अच्छा होता है, ठीक है। और वो इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता प्रोसेस। उसके अलावा कह रहा है हाइड्रोजनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड अनसैचुरेटेड फैट इज टर्न्ड इनटू अ सॉलिड। अच्छा, आप लोगों ने बहुत ये चीज़ यूज़ किया होगा कि घी यूज़ करना चाहिए या ऑयल यूज़ करना चाहिए, तो हमेशा हम वो चीज़ यूज़ करते हैं जो हाइड्रोजनेटेड होता है। हाइड्रोजनेटेड में ये होता है कि फ़ैट रिड्यूस कर दिए जाते हैं। जब फैट रिड्यूस कर दिए जाते हैं तब हमारी जो लाइफ होती है, लाइफ स्पैन होता है, उसको इंक्रीज़ करती है, हमारी हार्ट बीट को बेहतर करती है, ठीक है। और उसके अलावा वो इतना कॉस्टली भी नहीं होता। तो हाइड्रोजनेशन फूड में यूज़ होता है, इसका बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट यूज़ है और बहुत अहमियत रखता है ये। और उसके बारे में कह रहा है फैट इज टर्न्ड इनटू सॉलिड फैट बाय एडिंग हाइड्रोजन
ड्यूरिंग दिस मैन्युफैक्चर्ड पार्शियली हाइड्रोजनेटेड प्रोसेसिंग अ टाइप ऑफ अ फैट कॉल्ड ट्रांस फैट इज मेड। अच्छा, इस हाइड्रोजनेशन के अंदर वो कह रहा है फैट्स प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, अनसेचुरेटेड जो उनसे फैट्स होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा है कि जो फूड इंडस्ट्रीज़ है उसमें हाइड्रोजनेशन प्रोसेस की किस हद तक इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है वो सारी बातें जो मैंने आपको इन 2 स्लाइड्स के अंदर बताई हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। गाइस, इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन ये आखिरी टॉपिक है, लेकिन आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है टोलुइन। टोलुइन क्या होता है, इसका क्या क्या यूजेस क्या हैं, इसकी क्या क्या एग्जांपल्स क्या हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों ने इसको लास्ट वीडियो, इस वीडियो के लास्ट टॉपिक है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से और अच्छी तरह सुनना है। जो टोलुइन होता है, ठीक है, इसका दूसरा नेम है, इसका नाम इसको टोलुअल भी बोलते हैं, ठीक है। पेपर में समटाइम्स क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे कि व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ योर टोलुइन, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका दूसरा नेम है टोलुअल, ठीक है। ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हो जिसमें मैंने आप लोगों को हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स वगैरह बताई थी, उसके अंदर मेंशन है कि जो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होती हैं उसकी वन ऑफ द एग्जांपल इज टोलुइन। और कह रहा है इट इज़ अ कलरलेस, ये इसका हमेशा कोई कलर नहीं होता है, हमेशा कलरलेस होता है। ये वाटर इनसॉल्युबल, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल नहीं होता। क्यों नहीं सॉल्युबल होता है, क्यों? क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। विच स्मॉल एसोसिएटेड विद पेंट थिनर्स। इट इज़ अ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। ये बेसिकली बेंजीन से निकला हुआ है। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है, उसी के अंदर एक डेरिवेटिव है जिसका नाम है टोलुइन, ठीक है। कंसीडर हुआ मिथाइल ग्रुप, इसका अगर आप बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ मिथाइल CH3 लगा देते हो तो उससे हमें टोलुइन मिलता है, ठीक है। अटैच टू फिनाइल ग्रुप एज सच एज IUPAC सिस्टम। तो मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया कि टोलुइन जो है वो बेंजीन का सब्स्टिट्यूटेड है। अगर आप बेंजीन के स्ट्रक्चर से मिथाइल ग्रुप लगा लो या फिनाइल ग्रुप लगा लो तो उससे हमें टोलुइन मिलता है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि टोलुइन क्या होता है, सॉल्वेंट है, सल्यूट है, क्या है, इसका यूज़ क्या है, तो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। टोलुइन इज़ अ सॉल्वेंट दैट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पेंट्स। गाइस देखो, पेंट्स जो उनसे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग हर घर, बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर ऑफिस, हर चीज़ के अंदर पेंट किया जाता है। उस पेंट के अंदर टोलुइन ऐड किया जाता है। देखो टोलुइन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा पेंट थे ना, फिंगर नेल पॉलिश, हम लोग जो अपने हम लोग नहीं, खैर जो फीमेल्स होती हैं वो अपने नेल्स के ऊपर पॉलिश करती हैं, ठीक है। वो जो पॉलिश कर रहे होते हैं वो उसके अंदर भी टोलुइन ऐड किया जाता है। तो फिंगर नेल पॉलिश हो गया। उसके अलावा वो कह रहा है एडहेसिव्स होते हैं, एडहेसिव भी पेंट वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं। रबड़ जैसे हम लोग यूज़ करते हैं पेंसिल रेस करने के लिए। तो ये उसके अलावा जो रिमूवर्स होते हैं, जब हम कोई पेन से लिख लेते हैं हम उसको रिमूव करते हैं। वाइटो जो सा होता है, वाइटो पेंट होता है जिससे कुछ ये रिमूव करते हो, वो सारा उसके अंदर टोलिन यूज़ करते हो। टोलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़े यूजेस बताएं। उसके अलावा आखिर में वो ये कह रहा है कि टोलिन इज एडेड टू गैसोलीन एंड इज यूज इन सम प्रिंटिंग एंड लेदर टैनिंग। अच्छा गाइस, ये प्रिंटिंग एंड लेदर टैनिंग प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? लेदर टैनिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास लेदर होता है ना, जब लेदर होता है वो लेदर किस तरह बनता है, वो ये जो हमारे पास जानवर होते हैं इनकी खालों से बनता है, इनकी खाल से बनता है। उसमें स्मेल होती है, उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए, उसका पेंट करने के लिए, उसकी थोड़ी सी शाइनिंग लुक देने के लिए आप उसमें टोलिन यूज़ करते हो। तो गाइस देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों ने शेयर किए हैं, लेकिन एंड करने से पहले मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा। आप लोगों ने वीडियो खत्म करने से पहले इसको केयरफुली सुनना है। वो ये है कि आप लोगों ने, अगर आपको इस टॉपिक्स को कोई भी क्वेश्चन है, आप लोगों ने कमेंट में पूछना है, ठीक है। इस वीडियो को आप लोगों ने बार बार देखना है, कम से कम 3-4 बार देखें ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ में आए। कोई भी क्वेश्चन आप लोग हमसे पूछें। इसके अलावा इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, व्हाट्सएप पे भी शेयर करें अपने सब फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक भी करें जो नम्स UHS में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। और इसको लाजमी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।